the previous class we have discussed or we have derived the laws, gas laws mainly from the kinetic theory of gases. आपको पता है we have some gas laws which you study in chemistry also, like Boyle's law है, आपके पास चार्ल्स लॉ है. ये वो लॉज हैं, गैस के लॉज हैं जिनको आप केमिस्ट्री में स्टडी करते हो, ठीक है, जिनकी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनके कुछ रिजल्ट्स होते हैं, फिक्स रिजल्ट्स होते हैं. अपने अटेंडेंस मार्क कर दें सब लोग. लेकिन यहाँ पे फिजिक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हमने एक एक्सप्रेशन किया था जिसमें हमने ये फाइंड आउट किया था कि आइडियल गैस how much pressure will exert on the walls of the container, और वो हमने लिखा था pressure exerted by ideal gas is given as 1/3 m by v c square. इस इक्वेशन से या इस डेरिवेशन के रिजल्ट से हमने सारे लॉज को एक्सप्लेन किया था, डिराइव किया था. मेनली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमने गैस के लॉज को एक्सप्लेन किया था इन द प्रीवियस क्लास. होप यू रिमेंबर. इन दिस क्लास we will study what is, first of all we will study what is most probable speed. most probable speed. then second हम डिस्कस करेंगे मीन स्पीड और एवरेज स्पीड. एंड थर्ड डिस्कस करेंगे व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड. जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जो डेरिवेशन किया था उसके अंदर सी स्क्वायर लिखा था, तो वो क्या होता है. तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दैट मीन्स आरएमएस स्पीड. ये होगी आरएमएस स्पीड, ये होगी, इसको हम डिनोट करते हैं सी आरएमएस से, इसको हम डिनोट करते हैं सी एवरेज से, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को डिनोट करते हैं हम सी मोस्ट, मतलब एम पी फॉर प्रोबेबल. तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये डिस्कस करेंगे. देन हम डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिग्री ऑफ फ्रीडम. वो क्या होता है, ठीक है बेटा. ये चारों चीजें इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए हम पहले एक ऐसा टॉपिक स्टडी करते हैं जो जिसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन तीनों को समझने के लिए उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. सो लेट अस डिस्कस. वो टॉपिक है आपके पास मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड. तो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड क्या होती है वो हमें एक बार देख लेनी है. ये मुझे समझ नहीं आता, कुछ बच्चे सिर्फ अटेंडेंस लगा के क्यों चले जाते हैं. सो हमारे पास टॉपिक है मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन. मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या था. अब एक साइंटिस्ट थे हमारे पास मैक्सवेल, उन्होंने मेनली एक फॉर्मूला दिया था, एक लॉ दिया था रिगार्डिंग द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. क्यों था ये, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी गैस के अंदर, मैं सिर्फ नॉर्मली बता रही हूँ, ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है इसके डीप में जाने की. मेनली एक गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है. क्लियर. और रैंडम मोशन में ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं. यू ऑल नो, जो कोलिजन होता है वो इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है. सपोज ये मॉलिक्यूल इससे टकरा रहा है, सेकंड मॉलिक्यूल इससे टकरा रहा है, एंड यू नो वी हैव कंटेन्ड दिस गैस इन ए कंटेनर. क्योंकि गैस जो है उसको हम कहाँ पे कंटेन कर रहे हैं, एनक्लोज कर रहे हैं किसी कंटेनर के अंदर. तो जो कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स का वो इन बिटवीन भी होगा, बिटवीन देमसेल्व्स ही होगा, एज वेल एज ये मॉलिक्यूल्स जो है वो कोलाइड करेंगे किसके साथ, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ. तो केनाई से ये जो कोलिजन है, क्योंकि यहाँ पे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सो कोलिजन है वो कंटिन्यूस कोलिजन रहेगा. तो क्या होगा कि यहाँ पे सपोज अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, तो दिस molecule is continuously colliding with other molecules as well as with the walls of the container,
इससे कोलाइड हुआ, फिर नेक्स्ट से कोलिजन होगा, फिर उससे नेक्स्ट से कोलिजन होगा, फिर कभी वॉल से कंटेनर की वॉल से टकरा गया, फिर वापस मॉलिक्यूल से आ गया, क्योंकि ये जो कोलिजन है वो कैसे होंगे, इलास्टिक कोलिजन होंगे। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूअसली कोलिजन की स्टेट में है। तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल गैस का मॉलिक्यूल है उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी, वेरी मिलेगी। तो स्टडी स्टेट के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट के अंदर जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है गैस के मॉलिक्यूल्स का, वो क्या होना चाहिए, वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो उसके लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, उसके लिए मैक्सवेल ने एक लॉ दिया, और उस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, दैट लॉ इज मेनली गिवन एज एनवी, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी v, मतलब ये n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस, और v है स्पीड के लिए, इसको बोलते हैं nv। ये क्या है, इसको बोलते हैं बोल्ट्स मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, हमें इसका यूज कहीं नहीं करना है, तीनों स्पीड्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें समझना है कि होता क्या है। तो दिस इज मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कि जो डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हर टाइम पे हमें अलग अलग स्पीड मिलती है। तो ये एनवी क्या है, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इसको हम एक फॉर्मूले की हेल्प से डिफाइन करते हैं, वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझ लीजिए, देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है। 4 पाई एन ब्रैकेट में m डिवाइडेड बाय 2 पाई के बी टी पावर 3/2 v स्क्वायर e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बी टी। ये फॉर्मूला होता है किसका, फंक्शन ऑफ मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट है, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, m क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, 2 पाई सब समझते हो, kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर, v है स्पीड, m अगेन एक मॉलिक्यूल का मास, v उसकी स्पीड, और kb क्या है, अगेन कांस्टेंट है, और t क्या है, टेम्परेचर है। तो दिस इज द लॉ गिवन बाय मैक्सवेल रिगार्डिंग द speed distribution. तो this is also known as Maxwell's law of speed distribution. अब यहाँ पे ये जो nv है वो क्या है, फंक्शन है स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, इसको हम लिखते हैं dn by dv। ठीक है, dn by dv मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनकी स्पीड। अगर dn क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और उनकी स्पीड क्या है, dv स्पीड है, इसको बोलते हैं एनवी, मतलब मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ पे m मैंने आपको बता दिया है, एक मॉलिक्यूल का मास है, देन आपके पास n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, और kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वो ग्राफ क्या होगा, वो हमारे इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि उसी की हेल्प से हम तीनों टाइप की स्पीड्स को शो करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो ग्राफ है मेनली हम ड्रॉ करेंगे किसके बीच में, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और स्पीड। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, स्पीड ले रहे हैं, और यहाँ पे हम लेंगे स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट मींस एन वी। अब इन दोनों के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, और ये देखिए ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मेनली ये जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये 10 होगा, 20 होगा, ऐसे इसकी वैल्यूज ले लेंगे, सपोज 30 और 40। और यहाँ पे हमारी स्पीड रहेगी, सपोज ये स्पीड है, इसी के अलोंग ले लेते हैं सबसे पहले, सपोज 200, 400, यहाँ पे 600, और इस तरीके से स्पीड जो है वो आपकी मीटर पर सेकंड में रहेगी। अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो पीक है, आपके ग्राफ की पीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्पीड, और कौन सी स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर इस स्पीड को हम एक्स एक्सिस के ऊपर ज्वाइन कर दे तो देखिए ये स्पीड ऑलमोस्ट हमें इतनी मिल रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक लाइन हम ऐसे ही स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी
एवरेज स्पीड को, और उसके बाद अगर हम एक लाइन ऐसे ही और ड्रॉ करें तो ये आपके पास कौन सी स्पीड होगी, सी मतलब आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सपोज मैं दो स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन कर देती हूँ, इस ग्राफ पे दो पॉइंट लिए मैंने ए और ये पॉइंट लिया पी, इन दोनों ही पॉइंट्स को अगर मैं स्पीड वाले एक्सिस पे ज्वाइन करूं तो यहाँ पे क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स इस ए के अलोंग है, उनकी स्पीड कितनी है दिस मच, और कुछ मॉलिक्यूल्स बी के अलोंग है, उनकी स्पीड कितनी है ये। अब आपको पता है ये स्पीड ज्यादा होगी, ये स्पीड कम होगी, तो इस स्पीड को अगर मैं v मान लूं तो ये स्पीड जो b के अलोंग है वो क्या होगी, v से ज्यादा होगी, तो मैं उसको मान लेती हूँ ये क्या है, v प्लस dv है। ये चीज समझ आई। और इसको मैं पूरे एरिया को डार्क कर देती हूँ कि ये एक स्ट्रिप का एरिया हो गया, जो हमें ये एरिया क्या देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा। वहां पे याद है हमने लिखा था कि वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, तो वो हमने लिखा था एरिया अंडर कर्व लिखा था। तो यहाँ पे ये जो एरिया है स्ट्रिप का जो शेडेड पार्ट है, ये एरिया क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड v और v प्लस dv के बीच में है। अब ये सारी बात की बातें सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, आपको इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझ लीजिए। समझना क्या है कि ये जो ग्राफ है ये सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जो ग्राफ के अंडर जो कर्व है, ये जो ग्राफ का कर्व आ रहा है इसके अंडर जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये इसके अंडर अगर हम एरिया को ऐसे कुछ लाइन से शो कर दें, सपोज ये लाइंस हमारे पास, ये जो ग्राफ के अंडर जो एरिया है उसको हम ऐसे शो करेंगे, तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, द एरिया अंडर द ग्राफ विल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे, देखिए यहां से अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, एनबी कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, और इसके अलोंग क्या है, x एक्सिस के अलोंग स्पीड है, तो अगर हम यहाँ से nv dv लिख दे और इसका इंटीग्रेशन कर दे तो क्या आएगा, nv को हमने क्या लिखा था, dn by dv, और ये क्या है dv, तो dv से dv क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट। और ये देखिए क्योंकि ये मैंने क्या किया है, एक स्मॉल स्ट्रिप का एरिया लिया है, ये देखिए इस अगर स्मॉल स्ट्रिप को हम क्या मान ले, रेक्टेंगल की शेप में मान ले, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। तो लेंथ को मैं क्या मान सकती हूँ, लेंथ है किसके अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, और y एक्सिस के अलोंग क्या है, nv, तो ये हो गया nv। अब यहाँ से यहाँ तक की स्पीड जो b के अलोंग पॉइंट है उसकी स्पीड क्या है, v प्लस dv, और a के अलोंग जो पॉइंट है उसकी स्पीड क्या है, v, तो v से v कैंसिल हो गया तो क्या बचा, dv, तो लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब ये एरिया आ गया। ऐसे इस एरिया के अंदर बहुत सारी स्ट्रिप्स हमारे पास आ जाएंगी, और उन बहुत सारी स्ट्रिप्स के एरिया को अगर हम जोड़ दें तो वो सारा एरिया हमें क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा। ठीक है, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो हमें क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। अब ये टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है या कंप्लीट एरिया है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने एक स्ट्रिप इमेजिन कर ली, इसका एरिया हम निकाल ले, ठीक है। और आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, और उन सारी स्ट्रिप्स के एरिया को जोड़ने के लिए ही हमने क्या लगाया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन, कि एक स्ट्रिप का एरिया है एनवीडीवी, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें मतलब ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स के एरिया को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट एरिया अंडर दिस ग्राफ, और वो कंप्लीट एरिया ही इक्वल होगा किसके, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस के। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आई होप आई एम क्लियर। ओके, अब एनवी को हम क्या लिख सकते हैं, dn बाई dv मल्टीप्लाइड बाई dv, dv से dv कैंसिल हो गया, और देखिए जब dn का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n, तो ये n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, और ये किसके इक्वल है, ये nv dv से क्या मिलेगा हमें, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। तो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये तो वन पॉइंट था जो हम इस ग्राफ की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमने दो पॉइंट्स लिए ग्राफ के ऊपर, ए और बी, ए के अलोंग जो स्पीड है वो कितनी है v,
और बी के अलोंग जो स्पीड है वो कितनी है, सेकंड पॉइंट, ए के अलोंग जो स्पीड है वो कितनी है मॉलिक्यूल्स की, वी, बी के अलोंग जो स्पीड है वो कितनी है, वी प्लस डीवी। तो यहां से कहना है से कि जो स्ट्रिप ए बी के अलोंग जो ये एरिया है, ये एरिया हमें क्या देगा, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हुज स्पीड इज बिटवीन v एंड v प्लस dv। मतलब ये जो एरिया है एक स्मॉल स्ट्रिप का, वो हमें क्या दे रहा है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड क्या है, v एंड dv के बीच में है। दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर जो पीक देख रहे हो, ये पीक किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये पीक रिप्रेजेंट कर रही है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है यहाँ पे, इसको, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैक्सिमम स्पीड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, इसके कोरेस्पोंडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब सपोज एक, अभी वैसे इसको मैं एग्जाम आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नेक्स्ट टॉपिक में वो बताऊंगी। तो यहाँ पे जो पीक है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसके नेक्स्ट जो स्पीड आप देख रहे हो वो कौन सी है, एवरेज स्पीड। मतलब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की स्पीड को हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। उनकी सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड का सम कर दे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दे, तो वो क्या आ जाएगी, सी एवरेज। और ये क्या है, सी आर एम एस। तो अब हम इन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी है, क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सपोज एक गैस है, उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल है, ठीक है। फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर या 1 किलोमीटर पर सेकंड। दूसरे की स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर सेकंड। थर्ड की भी कितनी है, 2। फोर्थ की कितनी है, 3। फिफ्थ की भी 3। सिक्स्थ की भी 3। सेवेंथ की है 4th। एट्थ की है 5 किलोमीटर पर सेकंड। और नाइन्थ और 10th दोनों की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये गैस के 10 मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, उनकी स्पीड है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसमें से कौन सी होगी, ये 3 होगी, क्योंकि 3 यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स की है, 3 मॉलिक्यूल्स की। 2 कितने मॉलिक्यूल्स की है, 2 की। 6 कितने की है, 2 की। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो कैसे लिख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड of the molecules of a gas is that speed which is possessed by maximum fraction of total number of molecules of a gas. So most probable speed is that speed which is, simply हम लिख सकते हैं, which is possessed by maximum number of total molecules of a gas। कि अगर एक गैस के अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n हैं, तो n में से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की जो भी स्पीड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज वी हैव टेकन ए गैस, इन दैट गैस देयर आर 10 मॉलिक्यूल्स। सो आउट ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स 3 मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स वो है जिनकी स्पीड क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो स्पीड मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की है उसी को हम क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को डिनोट करेंगे CMP से, और ये इक्वल होगा रूट ऑफ 2kBT डिवाइडेड बाय m। यहाँ पे kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड t इज टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाल सकते हैं। अब एक चीज देखें, ये kb कांस्टेंट है, मास एक मॉलिक्यूल का भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से मैक्स प्रोबेबल स्पीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये चीज क्लियर, आगे मूव ऑन करें। अब देखिए फर्स्ट टाइप की स्पीड हमने डिस्कस कर ली है, दूसरी है हमारे पास कर्व पे अगर आप देख रहे हो तो सेकेंड स्पीड कौन सी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को कैसे निकालते हैं हम, सपोज
हमारे एक पास एक गैस है, उस गैस के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में की अगर इंडिविजुअल स्पीड की हम बात करें, सेकेंड टाइप ऑफ स्पीड है मीन और एवरेज स्पीड। मीन और एवरेज स्पीड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखिए सपोज देर आर n मॉलिक्यूल्स इन ए गैस, क्योंकि गैस किससे मिलके बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी हुई है, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है c1, सेकंड मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है c2, थर्ड वाले की c3, फोर्थ वाले की c4, और जो लास्ट वाला nth मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड कितनी है cn है। तो यहां से एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड इन सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड का सम कर दीजिए, c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू nth पार्टिकल की स्पीड cn, और उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दीजिए, वही क्या होगी, मीन और एवरेज स्पीड होगी। ये तो था हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर जो रिलेशन पढ़ते हैं उसके वे में मैथमेटिक एवरेज स्पीड को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अगर अकॉर्डिंग हमें मीन और एवरेज स्पीड को डिफाइन करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज स्पीड इज गिवन एज रूट ऑफ 8 kBt और m पाई। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकालोगे, एवरेज स्पीड निकालोगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t इज टेम्परेचर। नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ स्पीड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मतलब हम क्या कर ले कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल स्पीड्स का के स्क्वायर्स का सम कर ले और फिर उनका क्या ले ले, रूट। तो देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीड इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसको हम डिनोट करते हैं CRMS से। अब CRMS को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रूट, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ squares of the random velocities of the individual molecules, कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उसका हम क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर कर दे, उनकी वेलोसिटी के स्क्वायर्स को ऐड कर दे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दे, और फिर उसका क्या ले ले, स्क्वायर रूट। जैसे कि सपोज अभी हमने मेंशन किया था कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, c1 सपोज फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड, सेकंड मॉलिक्यूल की स्पीड, c3 थर्ड मॉलिक्यूल की स्पीड, इस तरीके से nth मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हो जाएगी, cn। सबसे पहले हम क्या करें, इनकी स्पीड्स का स्क्वायर ले, इसकी स्पीड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cn स्क्वायर, इसकी का c2 स्क्वायर, इसकी का c3 स्क्वायर, और इसकी का cn स्क्वायर। अब इन सबका क्या कर दे, सम कर दे, और सम करके किससे डिवाइड कर दे, n से। तो ये क्या आ गया, ये मीन आ गया, लेकिन इनकी वेलोसिटी के स्क्वायर्स का मीन। ठीक है, तो मतलब मीन स्क्वायर आ गया है ना। अब हमें क्या लेना है, इसका रूट लेना है। तो ये क्या बन गई, ये बन गई CRMS, मीन स्क्वायर का मीन लिया और फिर उसका क्या कर दिया, रूट कर दिया। तो ये तो है मैथमेटिकल फॉर्मूला आरएमएस स्पीड निकालने का। लेकिन मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से कैसे निकालेंगे, CRMS is given as √3 kBt divided by m। तो ये रहेगी CRMS स्पीड। क्लियर, तीनों टाइप की स्पीड्स क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने के लिए थोड़ा सा आप इसको नोट कर ले, क्योंकि बुक से थोड़ा सा अलग करा रही हूं मैं, बुक में शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं ये किसकी होगी, सपोज हमने एक गैस कंसिडर कर ली, गैस का स्मॉल अमाउंट कंसिडर कर लिया जिसका मास कितना है, सपोज m मास है। इस m मास
वाली गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, क्लियर। और उन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में से अगर हम एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी रहेगी? मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से? दोनों डेफिनेशंस आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट डेफिनेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ मोशंस, द नंबर ऑफ motions a molecule of a gas is making is called its degree of freedom. इसको समझिए पहले। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? द नंबर ऑफ मोशंस ए गैस मॉलिक्यूल इज मेकिंग इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब एक गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यू नो इट, तभी सिस्टम बनता है, उसी को हम गैस कहते हैं। तो उन गैस के मॉलिक्यूल्स में से अगर हम एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो वो एक मॉलिक्यूल कितने टाइप के मोशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, वही क्या होगी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। सपोज अगर ये वन टाइप का मोशन ही कर सकता है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वन। अगर ये टू टाइप्स के मोशन परफॉर्म कर सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टू। और अगर ये थ्री टाइप के मोशंस परफॉर्म कर सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री। जैसे कि सपोज एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये एक डायरेक्शन के अलोंग जा रहा है, सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, क्लियर। तो एक मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म कर सकता है, ये मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर सकता है। सपोज इस मॉलिक्यूल ने यहां से चलना शुरू किया और ऐसे वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो ये मोशन कौन सा हो गया? सेकेंड टाइप ऑफ मोशन डन बाय या परफॉर्म्ड बाय द मॉलिक्यूल, इसको हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। और थर्ड टाइप का मोशन भी परफॉर्म कर सकता है क्या ये? यस टेल मी। ये मॉलिक्यूल सपोज यहाँ पे है, ये अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट में भी जा सकता है, वापस मीन पे आएगा और फिर वापस मीन से एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएगा, कर सकता है ना ऐसा, और वापस अगेन मीन पे, मीन से अगेन एक्सट्रीम राइट में, अगेन मीन पे, अगेन एक्सट्रीम लेफ्ट में। इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं ओसिलेटरी मोशन, जो आप पेंडुलम्स के अंदर देखते हो। तो एक मॉलिक्यूल कितने टाइप के मोशन परफॉर्म कर रहा है? एक सिंगल मॉलिक्यूल कैन परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन एज वेल एज ऑसिलेटरी मोशन। तो तीन टाइप के मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है? एक मॉलिक्यूल कैन हैव थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम, थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यही तो हमने लिखा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? द नंबर ऑफ मोशंस a molecule of gas is making is called its degree of freedom. सपोज अगर एक मॉलिक्यूल तीनों टाइप के मोशंस परफॉर्म कर सकता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? थ्री। अगर कोई मॉलिक्यूल दो ही टाइप के मोशन परफॉर्म कर सकता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम टू। और अगर एक मॉलिक्यूल सिंगल टाइप का मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन ही परफॉर्म कर रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वन। ये चीज समझ आई? तो ये तो था वन वे डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन करने का विद द हेल्प ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम एक्सप्लेन करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को किसकी हेल्प से? कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। कि एक मॉलिक्यूल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स डू वी रिक्वायर। मतलब आप जानते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस की बात करते हैं, वाई एक्सिस की बात करते हैं और जेड एक्सिस की बात करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल के कोऑर्डिनेट और वी कैन से उसके पोजीशन को या ओरिएंटेशन को डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की हमें जरूरत है? जितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी वही क्या होगी? उस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की? डिग्री ऑफ फ्रीडम की सेकंड स्टेटमेंट होगी द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये लिख लीजिए आप, नहीं तो बैकअप भेज दूंगी उसमें से देख लेना। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई पोजीशन
and orientation of a molecule is called its degree of freedom. कि एक मॉलिक्यूल की पोजीशन एंड ओरिएंटेशन बताने के लिए हमें जितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है उसी को क्या कहते हैं, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। कि एक मॉलिक्यूल है, सपोज वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ठीक है, वो एक एक्सिस के अलोंग जा रहा है, सपोज एक्स एक्सिस ही मान लेते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, सपोज वो मॉलिक्यूल यहाँ है, तो हम क्या बताएंगे, उसकी पोजीशन को कैसे बता सकते हैं, हम ये देखेंगे कि ओरिजिन से वो कितने डिस्टेंस पे है। तो ये डिस्टेंस हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही देखने की जरूरत है, वाई के अलोंग तो डिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं है, ना जेड के अलोंग देखने की जरूरत है, क्योंकि वाई और जेड तो इस केस में कितने हो जाएंगे, जीरो, बिकॉज मोशन किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, इस मॉलिक्यूल की पोजीशन को बता सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होगी, 1। ये चीज समझ आई। सपोज कोई ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, प्लेन में है। प्लेन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, काइनेटिक, आपको मैं काइनेमेटिक्स करा रही थी तो उस टाइम पे हमने प्लेन की बात की थी कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है। प्लेन्स हमारे पास तीन टाइप के हो सकते हैं, तीन प्लेन्स होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और आपके पास जेड एक्स प्लेन। ये तीन प्लेन है। तो एक प्लेन में हम कितने एक्सिस की बात कर रहे हैं, कितने कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट और यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट। तो इन प्लेन्स की बात कर रहे हैं। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट एक्स वाई प्लेन में है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, और ये किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ए। तो अब इसकी पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे ही डिफाइन करेंगे ना कि एक्स के अलोंग इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई के अलोंग इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सपोज मैं लिख दूं कि इसकी पोजीशन है 3 2, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, 3, मतलब यहाँ पे ये ओरिजिन से 3 यूनिट्स तक है, और यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग ये ओरिजिन से कितनी यूनिट्स पे है, 2। तो ये हो गया एक्स से इसकी पोजीशन, एक्स एक्सिस से, और ये होगी वाई से इसकी पोजीशन। तो मतलब इसकी पोजीशन को बताने के लिए वी रिक्वायर एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी, 2 कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की जो डिग्री है वो कितनी हो गई, 2। ये चीज समझ आई बेटा, क्लियर है ना। अब है थर्ड टाइप का मोशन कैसा होगा। सपोज वहां पे भी काइनेमेटिक्स के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक काइट का, कि सपोज एक काइट है जो स्काई के अंदर क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। तो स्काई के अंदर काइट के मोशन को या काइट की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आपको सिर्फ एक्स एक्सिस की जरूरत होगी, नहीं। क्या सिर्फ एक्स वाई की जरूरत होगी, नहीं। देखिए वहां पे हमें जब कोई स्पेस के अंदर या स्काई ओपन एरिया के अंदर जब कोई मॉलिक्यूल है, ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे हमें तीनों ही डायमेंशंस हमें चाहिए, मतलब हमें एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए और जेड भी चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी हो गई, 3। कि अगर कोई काइट है, सपोज ये कोई काइट है और ये स्काई के अंदर इसका मोशन है, तो यहाँ पे हमें इसका जो ओरिएंटेशन है बताने के लिए हमें एक्स वाई और जेड, आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस। तो तीनों ही एक्सिस की जरूरत पड़ेगी कि एक्सिस की पोजीशन क्या है, वाई से क्या है और जेड से क्या है। इसी तरीके से अगर आप एरोप्लेन का एग्जांपल भी देख सकते हो, तो ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं या ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो स्पेस के अंदर हो, तो ऐसा एक मॉलिक्यूल, ऐसा एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी थिंग, तो उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए वी रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट्स। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है। ये तो था सिंपल जनरल व्यू कि आप मतलब एग्जाम में कैसे इसको इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर सकते हो। अब मैं आपको ले चलती हूँ कि मेनली हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए जो फॉर्मूला, जो रिलेशन हम यूज करते हैं वो है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 3n - r। ये फॉर्मूला है बेटा। यहाँ पे
3 हमने क्यों लिखा है, n क्या होता है और r क्या होता है, एक एक चीज का मतलब समझिए। पहले ये 3 क्या है इसको समझते हैं। सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का मोशन बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, सिंगल मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे जा सकता है, ये वाई एक्सिस के अलोंग भी ये मूव कर सकता है, और जेड एक्सिस के अलोंग भी एक मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो एक मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी हो जाती है, एक मॉलिक्यूल नहीं सॉरी एक एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। क्यों, क्योंकि that atom is free to move along x axis as well as y axis as well as z axis। तो समझ गए होंगे आप 3 क्यों है। अब ये n है नंबर ऑफ एटम्स, कि हम कितने एटम्स की बात कर रहे हैं, एक एटम की बात कर रहे हैं तो ठीक है, दो एटम की बात करेंगे तो दो एटम से मिलके क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। तो दो एटम, तीन एटम, चार एटम, कितने एटम्स, ठीक है। तो ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, r रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। अब ये रेस्ट्रिक्शंस क्या होती है ये हमें समझना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो समझो आगे आपको 3 क्या है, बिकॉज एक सिंगल एटम इज फ्री टू मूव इन ऑल द डायरेक्शंस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स के अलोंग एक मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। सो 3n माइनस r, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की बात करेंगे कि मोनोएटॉमिक गैस मतलब जिसमें एक सिंगल एटम हो, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है। देन हमारे पास डायटोमिक गैस मतलब जिसमें दो एटम्स हो आपके पास, और ट्राइएटोमिक गैस, तीनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस आर का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे एक एटम है, ये दोनों एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ तो एक स्माइली बन जाती है। ओके, देखिए ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो फर्स्ट एटम है और सेकंड एटम है, अगर हम इनको ऐसे देखें तो यहाँ पे एक रिलेशन है दोनों एटम्स के बीच में, है ना, ये एक रिलेशन बन गया। ये एटम क्या कर सकता है, फ्रीली वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, यस कर सकता है। ये भी एटम वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, यस कर सकता है। ये वाला भी जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, ये भी जेड के अलोंग मूव कर सकता है। लेकिन क्या नहीं कर सकता है, ये एटम इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, इंडिविजुअली मूव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स है, दूसरा एटम रखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो सेकंड वाला एटम है ये भी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। मतलब दोनों ही एटम्स का मूवमेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग इंडिविजुअली नहीं हो सकता, लेकिन दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकते हैं। अगर ये एटम भी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करे तो ये भी मूव कर सकता है, ये एटम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करे तो ये भी कर सकता है। तो दोनों एक साथ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये यहाँ प्रेजेंट है ये एटम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर सकता, ये भी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इन दोनों एटम्स, जब हम दो एटम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे बीच में क्या आ गई है, एक रेस्ट्रिक्शन आ गई है। तो आर का मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्शन, और इस केस में रेस्ट्रिक्शन कितनी है, 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय n, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक ये है और एक ये है, तो 2 एटम्स माइनस डिग्री रेस्ट्रिक्शंस। तो इस केस में रेस्ट्रिक्शन कौन सी होगी, एक रेस्ट्रिक्शन होगी कि इस डायरेक्शन में ये इंडिविजुअली मूव नहीं कर सकते, तो रेस्ट्रिक्शन इज 1। तो 6 माइनस 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 5। ये आपके पास डाई एटॉमिक गैस का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि डाई एटॉमिक में अगर हम ये ले लें कि हम ये आपके पास O2 ले लें, ठीक है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पे डाई एटॉमिक गैस का अगर हम बात करें तो उस केस में ये एग्जांपल आप दे सकते हो। तो डाई एटॉमिक गैसेस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी आ जाएगी, 5। डाई से पहले अगर हम डिस्कस करें किसको, मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस में मैंने आपको बताया था, आप हीलियम का एग्जांपल ले लीजिए। हीलियम में क्या है, एक सिंगल एटम है, सिंगल एटम है तो सिंगल एटम कितनी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, 3। तो इसी फॉर्मूले में अगर पुट करें, नंबर ऑफ एटम कितना है, 1।
क्या सिंगल एटम के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एक एटम है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग फ्रीली मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग फ्रीली मूव कर सकता है और z एक्सिस के अलोंग भी फ्रीली मूव कर सकता है। सो वन एटम के लिए रेस्ट्रिक्शन इज 0, तो -0। तो वन एटम की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी हो गई? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, मतलब 3 टाइप के मोशंस ये कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास हो गया। देन आपके पास थर्ड टाइप की जो गैसेस बची वो कौन सी? ट्राइएटॉमिक गैसेस। तो ट्राइएटॉमिक गैसेस में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जिसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स हो, तो वो आप क्या ले सकते हो? CO2 ले सकते हो। तो CO2 के अंदर कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। तो 3 एटम्स के लिए हम 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए आपके पास है ट्राइएटॉमिक गैसेस, तो इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है लीनियर स्ट्रक्चर और दूसरा हो सकता है नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर मतलब तीनों ही मॉलिक्यूल्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन, और नॉन लीनियर इस तरीके से ये। तो इस केस में रेस्ट्रिक्शन कितनी हो गई? 2, लेकिन इस केस में रेस्ट्रिक्शन कितनी हो गई? 3। तो यहाँ पे लीनियर जो स्ट्रक्चर आएगा जिन मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि एटम्स मिलके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा वो एक लीनियर स्ट्रक्चर है। तो इस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कैसे निकालेंगे? 3n-r। तो 3 एक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो क्या हो सकती है? 3 हो सकती हैं। n कितने एटम्स है यहाँ पे? 1, 2 और 3। तो 3 - r, रेस्ट्रिक्शंस कितनी है? 2। तो इसका मतलब 9 - 2 ये कितना हो गया? 7। तो एक ट्राइएटॉमिक गैस जो है उसके मॉलिक्यूल के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 7। यहाँ पे देखिए 3n - r, 3 इंटू एटम्स तो कितने हैं? 3, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस कितनी हो गई? 3। तो ये कितना हो गया? 9 - 3 मतलब 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये था बेटा आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट पे ही कल हम डिस्कस करेंगे एक वेरी फेमस लॉ दैट इज नोन एज इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो कि बेस्ड है किसके ऊपर? दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। तो आज एक बार जाके इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, समझ लेना, सो दैट कल जब हम इक्विपार्टीशन एनर्जी जो करें तो किसी को ये ना रहे कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है। ठीक है।